कांता बहन की दो बहुएं थीं, बड़ी कल्पना और छोटी प्रिया। कल्पना का जैसा नाम वैसा ही काम। सारा दिन कल्पनाओं में रहती, ना कोई काम करती ना कोई धाम। अरे कल्पना बहू, जरा अच्छी सी चटनी पीस दे, आज कुछ मजेदार खाने का मन है। पेट में जलन हो जाएगी माँ जी बुढ़ापे में, और वैसे भी मेरा काम करने का वक्त शाम का है, अब प्रिया को ही बोल दो। इतना कहकर कल्पना वहां से चली जाती है। कांता कल्पना के ऐसे रवैये से काफी परेशान रहती हैं। मैं बना देती हूँ माँ चटनी, ऐसा बोलकर प्रिया माँ को चटनी बनाकर प्लेट में खाने को देती है कि तभी वहां कल्पना आ जाती है। अरे वाह चटनी, जरा चख कर तो देखूं, बड़े दिन हो गए। अरे नहीं बहू, तू तो रहने ही दे चटनी खाना, पेट में जलन हो जाएगी। इतना कहकर कांता और प्रिया दोनों हंसने लगते हैं। कल्पना सारा दिन या तो मोबाइल में यूट्यूब देखती या फिर सोती रहती। उसका कमरा भी बिखरा और गंदा रहता। एक दिन कल्पना का पति अशोक उससे कहता है, अरे कल्पना, जानवर भी उस जगह को साफ कर लेता है जहां वो बैठता है, तुम तो इंसान हो, कैसे इतने गंदे कमरे में रह लेती हो? देखो सारा सामान यहाँ वहां बिखरा पड़ा है। ज्यादा अपनी माँ का बोल ना बोलो। हाँ, कमरा तुम्हारा भी तो है, गंदा लग रहा है तो साफ कर लो। पता नहीं तुम्हारे साथ मैं कैसे जिंदगी बिताऊंगा। इतना कहकर अशोक वहां से चला जाता है। कल्पना बस खाना खाने कमरे से बाहर आती और फिर से कमरे में चली जाती। इससे कांता बहन काफी परेशान रहती। एक दिन प्रिया कांता से कहती है, माँ, मैं सारा दिन काम करके थक जाती हूँ, आप कल्पना दीदी से कहिए ना कि सुबह और शाम का काम बांट ले, मैं तो अब सिर्फ एक वक्त का ही काम करूँगी। हाँ। अरे तू वो भी ना करना, एक बहू तो कामचोर थी ही, दूसरी भी आ गई काम ना करने के बहाने लेकर। तभी वहां प्रिया का पति रमेश आ जाता है। माँ, मैं देख रहा हूँ भाभी कोई काम नहीं करती, प्रिया सारा दिन घर और रसोई का काम करती है, अब कुछ करो ना माँ। कांता मन में कुछ सोचती है और कल्पना के पास जाती है। कल्पना फोन पर मेकअप करना देख रही होती है। कल्पना, तुम सारा दिन बस मोबाइल देखती हो, घर का कोई काम भी कर लिया करो। प्रिया सारा दिन काम करके थक जाती है। आज से मैंने फैसला किया है, एक वक्त का काम तुम करोगी, सुबह का खाना तुम बनाओगी और रात का प्रिया। आप लोगों ने काम को हवा बना रखा है। अरे पता नहीं थोड़ा सा ज्यादा काम करने में आप लोग घबरा क्यों जाते हैं। और हाँ, बहुत ज्यादा प्रिया की तारीफ मत करिए मेरे सामने, बड़ी बहू तो मैं ही रहूंगी। मैं कुछ नहीं जानती, कल सुबह मुझे वक्त से खाना चाहिए, रसोई में आ जाना, वरना कल से तुझे खाना नहीं मिलेगा। अगली सुबह कल्पना रसोई में नहीं आती है। वो देर से सोकर उठती है और बाहर आकर कहती है, अरे भूख लगी है, आज खाने में क्या है? इतनी देर हो गई, आज किसी ने मुझे उठाया भी नहीं, पता नहीं कहाँ है सब। कल्पना को घर में कोई नहीं दिखता। वो रसोई की तरफ जाती है जहाँ बड़ा सा ताला लगा होता है। अरे रसोई में ताला? ओ, मैं तो भूल ही गई थी, माँ ने आज से सुबह का खाना मुझे बनाने को कहा था। हे भगवान, इतने लोगों का खाना बनाना क्या आसान है? तभी घर के सारे सदस्य बाहर से वापस आते हैं। वाह माँ जी, मजा आ गया छोले भटूरे खाकर। मेरे मुंह में तो अभी भी स्वाद आ रहा है। अरे कल्पना, तेरे भरोसे रहते तो हम तो भूखे ही रह जाते। कल्पना को बहुत गुस्सा आ जाता है। अब बहुत हो गया, आज से मैं अपनी रसोई अलग कर रही हूँ, मैं अपना खाना खुद बना लिया करूंगी। कल्पना अपनी रसोई अलग कर लेती है, पर आए दिन उसका देर से उठना और काम न करने की आदत से वो भूखी ही रह जाती थी। उसी के सामने घर के लोग अच्छे अच्छे पकवान खाते और कामचोर कल्पना को जैसे तैसे ही खाना बनाकर खाना पड़ता। पर एक दिन तो हद ही हो गई। माँ,
दीदी आज सुबह से कमरे से बाहर नहीं निकली, हमें जाकर देखना चाहिए। सो रही होगी काम चोर कहीं की, पर तुम कहती हो तो चलो देख लेते हैं उसे। कल्पना कमरे में पेट पकड़कर बैठी होती है। हाय मेरा दर्द पेट दर्द के मारे मर रही हूँ मैं। अरे दीदी क्या हुआ, पेट में दर्द क्यों हो रहा है? डॉक्टर को दिखाया आपने? माँ। कल्पना खड़ी होती है और माँ जी के पास आती है। मुझे माफ कर दीजिए, अब से मैं सारे काम में मदद करूंगी, कभी आलस और काम चोरी नहीं करूंगी। हाँ हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अचानक क्या हो गया जो तू काम करने को तैयार हो गई? काम चोर कल्पना। माँ, लगातार बासी और उल्टा पुल्टा खाना खाने के कारण मेरे पेट में इन्फेक्शन हो गया है। काम न करना पड़े इसलिए मैं 2 दिन का खाना एक दिन ही बना लेती थी। बासी और खराब खाना खाने के कारण लेने के देने पड़ गए। पेट में दर्द हो रहा है। चलो अच्छा हुआ, देर आए दुरुस्त आए। सुशीला की 2 बहुएं थी, दीप्ति और प्रीति। दीप्ति बड़ी बहू थी और प्रीति छोटी। दीप्ति स्वभाव से बड़ी ही कामचोर थी, लेकिन मरता क्या ना करता। जब तक वो घर में अकेली बहू थी, सारा काम उसे झक मार कर करना ही पड़ता था। धीरे धीरे समय बीता और देवर अनुज की दुल्हनिया प्रीति भी घर में आ गई। जब से प्रीति शादी करके आई थी, जिठानी दीप्ति का तो घर के काम और घर गृहस्थी से मन ही उठ गया था। अब तो वो हर दूसरे दिन काम न करने के एक से एक नए बहाने बनाया करती। एक दिन, अरे प्रीति, मेरी कमर में ना बहुत दर्द रहने लगा है आजकल। सुबह के समय बिस्तर से बिल्कुल उठा ही नहीं जाता। तुम एक काम करो ना, सुबह का काम ना तुम देख लिया करो और शाम में मैं तुम्हारी मदद करा दूंगी। हाँ। बेचारी नई नवेली प्रीति दीप्ति की चालबाजी समझने की बजाय उसकी लच्छेदार बातों में आ गई थी। कुछ दिन बाद, माँ जी देखिए ना, भाभी तो आराम से 9 बजे तक सोती हैं और मैं सुबह उठकर सबके टिफ़िन बनाती हूँ, चाय नाश्ता देखती हूँ और तो और झाड़ू पोछा बर्तन भी अकेले ही करती हूँ। और भाभी रात में आकर बस रोटियाँ सेक देती है, बाकी के काम तो मुझे अकेले ही करने पड़ते हैं। अब कहिए ना भाभी से, उनकी कमर में ज़्यादा ही दर्द है तो एक बार डॉक्टर को दिखा ले। अरे छोटी बहू, इस दीप्ति को कहाँ दर्द हो रहा है मैं सब जानती हूँ, लेकिन आखिर कब तक हम यूं ही आंख बंद करके बैठे रहेंगे? आज दीप्ति से बात करनी ही होगी। माँ जी मैं तो कल ही डॉक्टर को दिखा कर आई हूँ। डॉक्टर ने मुझे झुकने के लिए और भारी सामान उठाने के लिए बिल्कुल मना किया है। माँ जी मुझे पता है बेचारी छोटी को सब काम अकेले करने पड़ रहे हैं, लेकिन मैं भी क्या करूँ? अब तो मैं कम से कम 6 महीने तक कोई काम नहीं कर पाऊँगी। हम समझते हैं बड़ी बहू कि तुम्हें भी बहुत बुरा लग रहा होगा। तुम एक काम करो, कल से तीनों टाइम का खाना तुम बना लिया करो, झाड़ू पोछा बर्तन प्रीति कर लिया करेगी। तुम्हारे कमर में दर्द भी नहीं होगा और प्रीति की मदद भी हो जाएगी। बेचारी दीप्ति अपने बिछाए जाल में खुद ब खुद फंस गई थी। काम से बचने के लिए उसने इतना प्रपंच रचाया और काम घूम फिर कर फिर उसी के माथे लग गया। फिलहाल तो बड़ी बहू के पास काम के लिए ना कहने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वो खाना बनाने के लिए हाँ कहकर अपने कमरे में चली जाती है। सब कुछ कितना बढ़िया चल रहा था, माँ जी ने बीच में आकर सारा मज़ा खराब कर दिया। ठीक है, अभी तो मैंने हाँ बोल दिया है, लेकिन जल्द ही कोई ना कोई नया बहाना ढूंढना पड़ेगा। अगले कुछ दिन तो दीप्ति बड़े आराम से खाना बनाती रही। घर में बिल्कुल शांति का माहौल था। सुशीला भी बहुओं में काम का बंटवारा करके बहुत खुश थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये तूफान से पहले का सन्नाटा है। 2 दिन बाद ही बड़ी बहू दीप्ति एक तुलसी की माला लेकर घर लौटती है। रात को खाना खाते समय, दीप्ति बहू, ये कैसा बदस्वाद सा खाना बनाया है तूने? सब्ज़ी तो एकदम बकबकी लग रही है और आज सलाद में प्याज भी नहीं काट रखी।
कोई कैसे गले से उतारेगा इस खाने को। अरे माँ जी, बढ़िया तो बनी है सब्जी। ये सब मसाले, प्याज, लहसुन, इनसे ना मन में द्वेष पैदा होता है। मैंने गुरु मंत्र ले लिया है माँ जी, आज से मांस, मदिरा हो या लहसुन, प्याज, मैं इन्हें छूऊंगी भी नहीं। हाय राम, बहू मतलब आज तक तुम मांस मदिरा पीती थी? क्या माँ जी, मैं क्यों मांस मदिरा पीने लगी? मेरा मतलब है ये ज़्यादा तेल, मिर्च, मसाले वाला भोजन ना मैं बनाऊंगी और ना मैं खाऊंगी। अब गुरु मंत्र का नाम सुनकर तो सुशीला जी कुछ ना कह सकी। बेचारी चुपचाप वो बदस्वाद सा खाना खाने लगी। अरे माँ, कैसा खाना बनने लगा है घर में? ऑफिस में तो टिफिन खोलने का मन भी नहीं करता, ना सब्जी में रंग होता है ना स्वाद। अरे बेटा क्या बताऊं, तेरी भाभी ने ना संन्यास ले लिया है। अब वो कह रही है ना प्याज छुएगी ना लहसुन, और टमाटरों में तो ऐसी आग लग गई है कि आम आदमी खा ही नहीं सकता। अब बेटा बिना लहसुन, प्याज, टमाटर का खाना तो ऐसा ही बनता है ना। तो माँ खाना प्रीति बना दिया करेगी ना, बाकी काम भाभी देख लेंगी, इसमें क्या दिक्कत है? खाना बनाने का जिम्मा आप प्रीति को दे दीजिए। अरे इस घर का पुराण तुझे क्या सुनाओ बेटा। तेरी भाभी 6 महीने से अपनी कमर का दर्द लिए बैठी है, कहती है उससे झुका नहीं जाता। इसी वजह से तो तंग आकर मैंने उसे खाना बनाने का काम दिया था। अब वो खाने में भी ऐसा मंत्र मारने लगी है कि खाने की शक्ल देखकर ही सबकी भूख मर जाए। माँ ऐसे कैसे काम चलेगा? 1 हफ्ता हो गया है पेट भर के खाना नहीं खाया, कुछ तो उपाय सोचो। अरे बेटा सच बताऊं तो ये पानी जैसा खाना मुझसे भी नहीं खाया जा रहा। अब मेरी भी तो उम्र हो गई है बेटा, 3 टाइम का खाना बनाना मेरे बस का भी नहीं रहा। समझ में नहीं आ रहा करूँ तो क्या करूँ। 2-4 दिन और इसी तरह बीत जाते हैं। छोटी बहू सुबह उठकर पूरे घर की सफाई करती, बर्तन साफ करती, कपड़े धोती। इस काम में बेचारी का आधे से ज़्यादा दिन बीत जाता। जबकि बड़ी बहू खाना बनाने से आधा घंटा पहले आती, हींग जीरे में सब्जी का छौंक लगाकर झटपट अपना काम खत्म कर लेती। बेस्वाद सब्जी होने के कारण हर कोई बस 1-2 रोटी खाकर यह हाथ जोड़कर उठ जाता। अब आखिर आधे पेट कोई कितने दिन भोजन करता। एक दिन सुशीला ने छोटी बहू को अपने पास बुलाया। छोटी बहू, हमें पता है तुम पहले से ही दिन भर काम में लगी रहती हो। इतने बड़े परिवार में सबको कपड़े धोकर प्रेस करके देना, साफ सफाई करना कोई छोटा काम नहीं है। लेकिन अब पानी सर से ऊपर चला गया है बेटा। घर में कोई भी भरपेट भोजन नहीं कर रहा। छोटा तो ऑफिस में टिफ़िन भी नहीं लेकर जाता। बता ऐसे कैसे चल पाएगा। तो एक काम कर बेटा, अब से ना दीप्ति को प्याज लहसुन काट के छिल कर मसाला पीस कर तू ही दे दिया कर। कम से कम खाना तो ऐसा बने कि सब लोग खा पाए। ठीक है माँ जी, सब आधे पेट खाकर उठ जाते हैं तो बुरा तो मुझे भी बहुत लगता है, मैं कर दिया करूँगी। छोटी बहू पर अब एक और काम आ गया था। छोटी सुनो, मैं ज़रा बच्चों का होमवर्क करा रही हूँ, तुम तब तक मसाला तैयार कर दो और उसी समय ना सब्ज़ी भी काट कर रख देना। और हाँ, कल ना माँ जी सलाद मांग रही थी, टमाटर का सलाद तो बन नहीं पा रहा, तो मैं ऐसा करना सलाद के लिए प्याज भी काट देना। ठीक है भाभी, मैं कर दूँगी। गुरु मंत्र का फ़ायदा उठाकर बड़ी बहू घर के कामों से बड़ी सफाई से बच रही थी। धीरज बेटा, तुम्हारी बुआ के यहाँ शादी है, किसी न किसी को तो जाना ही पड़ेगा। बच्चों की परीक्षा चल रही है, इसलिए सब लोग तो जा नहीं सकते। ऐसा करो, बड़ी बहू को लेकर तुम चले जाओ, छोटी बहू यहाँ संभाल लेगी। ठीक है माँ। कामचोर बड़ी बहू घर में तो किसी के काम की थी नहीं, इसलिए सुशीला ने उसे ही 2 दिन पहले ही शादी के लिए भेज दिया। शादी वाले दिन, बेटा प्रीति, तुम्हारे बुआ जी का फ़ोन आया है, बड़ी नाराज़ हो रही है। कह रही थी भाभी तुम तो बड़ी बहू को भेजकर जिम्मेदारी से छुट्टी पा गई। अब क्या करूं बेटा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। माँ जी ऐसा करते ना, हम लोग भी शादी में चलते हैं, हम लोग रात में ही लौट आएंगे। सुबह जल्दी उठकर मैं बच्चों को स्कूल के लिए भी तैयार कर दूंगी, आप बिल्कुल टेंशन ना लो, बुआ जी भी खुश हो जाएंगी। प्रीति की बात सुनकर सुशीला राज़ी हो जाती है और सुशीला और प्रीति भी अचानक से शादी में पहुंच जाती हैं। प्रीति जल्दी से खाना खा ले बेटा, फिर हमें वापस भी तो निकलना होगा ना, ज़्यादा देर मत लगाना। हाँ। प्रीति जाकर खाना सर्व करने लगती है, तभी उसकी नज़र दीप्ति भाभी पर पड़ती है।
भाभी कोने में एक टेबल पर बैठकर स्वाद ले लेकर खाना खा रही थी और उनकी थाली में प्याज के बड़े बड़े टुकड़े भी दिखाई दे रहे थे। ये क्या है? भाभी प्याज का सलाद खा रही है और ये खाना भी तो लहसुन प्याज डालकर बना होगा। इससे भाभी कैसे स्वाद ले लेकर खा रही है? अभी माँ जी को दिखाती हूँ। प्रीति जाकर सुशीला को बुलाकर लाती है और सारी सच्चाई उसे दिखाती है। इतने दिनों से इसने हम सबको बदस्वाद खाना खिला खिला कर आधा कर दिया और खुद यहाँ आराम से चटकारे ले लेकर प्याज खा रही है। घर चल, इसको तो आज मैं बताती हूँ। सुशीला और प्रीति छिपकर दीप्ति को देख रही थी कि तभी प्रीति के व्हाट्सएप पर एक वीडियो आता है। ये देखिए माँ जी, बस यही देखना और बाकी रह गया था। बुआ जी की बेटी ने भाभी का वीडियो भेजा है। भाभी इसमें मटक मटक कर नाच रही हैं। घर में हर समय कमर में बेल्ट बांधे घूमती रहती है और यहाँ ठुमके लगा रही है। यह बड़ी बहू तो बहुत बड़ी ड्रामेबाज निकली। अब मैं घर जाने का इंतज़ार नहीं करने वाली। बुला इस नालायक को मेरे सामने, अभी इसकी खबर लेती हूँ। अरे माँ जी, आप यहाँ? आप लोग तो यहाँ पर आने वाले नहीं थे ना? अरे आते नहीं तो ये जो तू हमारी आंखों में धूल झोंक रही है उसका पता कैसे चलता? ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? चुप कर। आई बड़ी माँ जी की बच्ची। छोटी बहू, इसे ज़रा वो वीडियो दिखा। छोटी बहू दीप्ति को उसका वीडियो दिखाती है। अरे ये तो सब लोग जिद करने लगे ना, तो मैंने थोड़ा सा। अच्छा, और ये जो अभी तू प्याज ठूस रही थी उसके लिए क्या बहाना बनाएगी? माँ जी, अरे बंद कर करना, बेशर्म कहीं की। बहुत मज़े कर लिया तूने। अब तेरी सज़ा यह है कि अगले 1 साल तक घर का सारा काम तू अकेले करेगी। माँ जी, मैं अकेले कैसे? बिल्कुल वैसे ही बेटा जैसे तूने छोटी से करवाया। और तूने कमर में बांधने की बेल्ट खरीद ही ली है तो इस्तेमाल भी तो करनी चाहिए ना। अब जब तू सारे घर का काम अकेले करेगी ना तो तुझे फिर इस बेल्ट का सही काम समझ में आएगा। आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। तो बस सुशीला ने अगले 1 साल तक बड़ी बहू से काम करा करा कर उसकी ऐसी चटनी बनाई कि वो झूठ बोलना तो भूल ही गई। और हाँ, गुरु मंत्र लेने की बात तो अब उसके ख्यालों में भी नहीं आती है। 3 बहुओं के रवैये से सासू माँ बहुत परेशान थी। दरअसल बात ये थी कि तीनों बहुओं में किसी बात को लेकर अनबन हो गई थी। तब से ही तीनों एक दूसरे से मुंह फुलाए रहती थी। ना कोई सीधे मुंह किसी से बात करती, ना किसी का कहना मानती। पड़ोसी भी इस बात को जानते थे और जाने कैसे कैसे बातें भी करते। इसीलिए सासू माँ ने तीनों बहुओं को तुरंत अपने कमरे में बुलाया। मैं कई दिनों से देख रही हूँ तुम तीनों अलग अलग सारे काम कर रही हो। ये सब नहीं चलेगा, तीनों को मिलकर ही काम करना पड़ेगा। सास की बात सुनकर एकदम से बड़ी बहू बोल उठती है। नहीं मम्मी जी, मैं इन दोनों के साथ कुछ नहीं कर सकती। मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, फिर भी ये मेरा कहना बिल्कुल भी नहीं मानती। अरे जेठानी जी, जानबूझकर मुझे डबल काम करवाती है आप। और छोटी मुझसे टेढ़े मुंह ही बात करती है। इन दोनों के बीच हमेशा सैंडविच बन जाती है मेरी, और मैं हमेशा आलू की तरह बीच में मसली जाती हूँ। मम्मी जी, इन दोनों को लगता है कि मैं छोटी हूँ तो इनके पैरों तले दब जाऊंगी, लेकिन नहीं, मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना इन दोनों का है। बड़ी आई दोनों मेरी चुगली करने के लिए, मुझे क्या कम समझ रखा है। तीनों बहू एक दूसरे से बहस करने लगती है और सास दोबारा ये देखकर टेंशन में आ जाती है और सबसे कहती है, चुप हो जाओ, अब से तुम तीनों सारे काम एक साथ करोगी। आंख बंद करके एक दूसरे की बात सुनोगी। तुम तीनों इस बात को गांठ बांध लो, वरना अगली छुट्टियों में तुम्हारा अपना मायके जाना कैंसिल। सास की बातें सुनकर डर के मारे तीनों हामी भर देती हैं। जी मम्मी जी, मैं समझ गई। हाँ मम्मी जी, जैसा आप कहें। आप जो कहेंगी मैं वही करूँगी।
तीनों बहू सास की बात को गांठ बांध लेती है और वादा करती है कि अब से सारे काम वो तीनों एक साथ मिलकर ही करेंगी। ये सब देखकर सास खुश हो जाती है और वहां से चली जाती है। नीचे जाकर वो देखती है कि घर में शर्मा जी आए हुए होते हैं। सास जोर से आवाज लगाकर कहती है, अरे बहू, जरा चाय बनाकर तो लाना, शर्मा जी आए हैं। सास की बात सुनकर तीनों बहू तुरंत किचन की ओर भागती है और चाय बनाना शुरू कर देती है। मुझे तो एकदम मसाले वाली कड़क चाय पसंद है, तो हम शर्मा जी के लिए मसाले वाली चाय ही बनाएंगे। अरे नहीं दीदी, गर्मी के मौसम में मसाला चाय कौन पीता है? मैं तो शर्मा जी के लिए इलायची वाली चाय ही बनाऊंगी। ये कैसी बात कर रही हैं आप दोनों? मेरी मम्मी ने सिखाया है कि मेहमान को ज्यादा दूध और शक्कर वाली चाय देनी चाहिए, वरना वो घर वालों को कंजूस समझते हैं। तो मैं तो शर्मा जी को ऐसी ही चाय दूंगी। तीनों बहुएं अपने अपने तरीके से चाय में शक्कर, मसाला, पत्ती सब डाल देती है। उबलने के बाद तीनों मिलकर चाय बाहर लेकर जाती है और शर्मा जी और सासू माँ को देती हैं। चाय पीने के बाद शर्मा जी सासू माँ को देखकर शर्मा जाते हैं और शर्मिंदा महसूस करते हैं कि आखिर उन्होंने चाय पीने के लिए हामी क्यों भरी। सासू माँ भी चाय पीना शुरू करती है और कहती हैं, अरे बहू, ये कैसी चाय बनाई है? चाय है या मीठे दूध की बासुंदी? हाँ, चाय अच्छी नहीं लगी क्या? कोई बात नहीं, हम पराठा बनाकर लाते हैं। चलो चलो अंदर। हाँ हाँ चलो। हाँ, आती हूँ मैं भी। नहीं नहीं, मेरा पेट चाय ने ही चौपट कर दिया, वही काफी है। पराठे से पोपट नहीं करवाना, मैं तो चलता हूँ। शर्मा जी चुपचाप पतली गली से निकल जाते हैं। अगले दिन सास बहुओं से कहती है, अरे बहू, जाओ जाके ऊपर के गेस्ट हाउस की सफाई कर दो। कल हमारे यहाँ मेरे दूर के रिश्तेदार आने वाले हैं, तो पूरे कमरे को चमका देना, समझी? तीनों बहू सास की बात को मानकर ऊपर सफाई करने चली जाती हैं और तीनों कमरे की सफाई चालू कर देती है। बड़ी बहू मकड़ी के जाले साफ करती है, तो बीच वाली झाड़ू लगाना और छोटी वाली सर्फ डालकर जमीन धोना शुरू कर देती है। अरे दीदी, जिठानी जी, अभी मैंने पूरी फर्श धोई और आप फिर से धूल नीचे गिरा रही हैं। और मछली जिठानी जी, आप बिना झाड़ू की धूल यहाँ छटक रही हैं। अरे तीनों को साफ करना है, एक साथ सफाई करते हैं ना। अरे वही तो, हम साथ साथ हैं, घर साफ साफ है। तीनों बहू ऐसे ही काम में उलझ जाती है और 2 घंटे तक एक ही कमरे की सफाई करती रहती है। बहुत देर से अपनी बहुओं को ना देखने के कारण सास ऊपर कमरे में उन्हें देखने जाती है, लेकिन कमरे में घुसती ही वो गीली फर्श पर फिसलने के कारण नीचे गिर जाती है। ओरी मोरी मैया, हड्डी मरोड़ के रख दी। आए, मेरी तो कमर ही टूट गई रे। तीनों बहुएं सास को उठाती हैं और बिस्तर पर सुला देती है। अरे मेरे हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, दबा दो, आराम मिलेगा। हाँ जी माँ जी। अरे जी माँ जी, जी माँ जी। और तीनों बहुएं एक साथ सास के हाथ को दबाना शुरू कर देती हैं। माँ की तो चीख ही निकल जाती है और नतीजा ये होता है कि सास के बचे हुए शरीर में भी दर्द उठ जाता है। हाय राम, ये क्या कर दिया तुम तीनों ने। अरे मेरी तो किस्मत ही फूटी है कि तुम जैसी बहुएं मुझे मिली। हे भगवान, पूरे शरीर में दर्द बढ़ गया है। अब तो पता नहीं कि चल भी पाऊंगी या नहीं। माफ करो, मुझे गलती हो गई मुझसे कि तुम तीनों को एक साथ काम करने के लिए बोला। सोचा था तीनों मिलके अच्छे से काम करेगी, लेकिन बड़े बुजुर्ग सही कहते थे कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। तुम लोगों ने ये बात ना आज साबित करके दिखा दी। तुम तीनों को तो समझाना यानी मानो भैंस के आगे भी न बजाना है। तुम्हें अकेले अकेले काम करना है ना, तो अब से तुम अकेले ही अपना अपना काम करो। तीनों बहुएं वहां से जाने लगती है। अरे कहाँ जा रही हो? आप ही ने तो कहा कि अपना अपना काम करो, तो मुझे मुल्तानी मिट्टी लगानी है।
अरे मुझे भी तो नेल पॉलिश लगानी है, मुझे ना मेहंदी लगानी है। सास अपना सर पीट लेती है और कहती है, अरे मुझे भी लगाना है कुछ। क्या माँ जी? क्या माँ जी? क्या माँ जी? तुम्हारे घर वालों को फोन तुम्हारी हरकतें बताने के लिए। इलाहाबाद की मधु की शादी होती है रामगढ़ के आनंद से। नेचर से कामचोर मधु के सामने जब पूरे ससुराल की जिम्मेदारी पड़ती है तो कैसे वो उससे बचने के लिए करती है एक नाटक। चलिए देखते हैं। अरे मधु रानी, जरा चाय ला और बेसन घोल ले, बादल बन गए हैं, पकौड़ी बना लेते हैं। ओह, अभी अभी तो दिन का खाना खाया है, अब पकोड़े तल दूं? अरे इतना खाएंगी तो फट जाएंगी, चला तो जाता नहीं इनसे। तभी आनंद आ जाता है। अरे मन कर रहा है पकोड़े खाने का। मधु देखो ना, बादल बन गए हैं, ऐसे में पकोड़े मिल जाए तो मजा आ जाए। अरे अभी तो बादल बने हैं, जरा 2-4 बूंद टपक तो जाने दो, बना दूंगी पकोड़े भी। ये बोलकर मधु वहां से चली जाती है। अरे मधु बूंदे भी बरस गई, अब तो बना दो पकोड़े। अरे बूंदा बूंदी तो रोज होती है, जरा जमकर बरसे तो पकोड़े तलने में और सिखाने में दोनों में मजा आ जाए। ये बोलकर मधु वहां से चली जाती है और मधु के साथ ही बूंदा बांदी कर बादल भी चले जाते हैं। मधु अपने कमरे में जाकर कहती है, अरे भगवान, ये सारा कमरा फैला हुआ है, कैसे साफ होगा? तभी मधु को आइडिया आता है और वो जोर जोर से चिल्लाती है, हे भगवान, मेरा 2000 रुपए का नोट कहाँ चला गया? किसी ने देखा क्या मेरा 2000 का नोट? तभी वहां मधु की ननद और नौकरानी आ जाती है। अरे भाभी, मैं देख देती हूँ। कैसे देखोगी दीदी, सारा कमरा तो गंदा पड़ा है। अरे हटो ना, मैं साफ किए देती हूँ, मिल गया तो दे दूंगी। अब ननद और नौकरानी 2000 नोट के चक्कर में पूरा कमरा साफ कर देती है और नोट नोट खोया हो तब तो मिले। खैर, ये तो छोटे मोटे ट्रिक्स थे जो मधु काम से बचने के लिए करती, लेकिन अब आना था मधु का मास्टर स्ट्रोक, जिस पे वो अब सिर्फ बैठकर खाने के चक्कर में थी, और वो भी सास को ऑर्डर दे देकर। कैसे, चलिए देखते हैं। एक फ्रेम में एक फोटो है जिसमें सास की सास यानी कि मधु की दादी सास, मोटी बिंदी, काला मोटा चश्मा, कॉटन की साड़ी और चेहरे पर रौब। वहां उसी फोटो के नीचे खाट पर बैठी मधु, और मधु का गेटअप बिल्कुल वैसा ही था। मधु दादी सास की भूमिका में कहती है, अरे चंदावती, चंदा रानी, जरा चाय दे मलाई मारकर। मधु की सास यानी कि चंदावती कहती है, अरे इस नाम से तो सिर्फ मुझे मेरी सास बुलाया करती थी, ये कौन है देखूं तो जरा। अब सास मधु को अपने सामने अपनी सास की भूमिका में देखकर जोर जोर से हंसती है। मधु रानी, कोई तमाशा चल रहा है या ड्रामा? जाकर चाय लेकर आ। मधु जो कि ये दिखा रही थी कि वो सास की सास है या फिर उसकी आत्मा उसमें आ गई है, वो क्या करती है, चाय और मैं, वो भी तेरे लिए चंदावती। यही सिखाया है तेरी माँ ने। यार एक तो डायलॉग बदल बहू, तू सास बनकर जो माँ पर सीधे चली आती हो, ये ओल्ड फैशन हो गया है, जरा अपडेट हो जा। और वैसे तू कुछ भी बन, उसके पहले चाय लेकर आ। अभी सास कुछ बोलती कि वहां मधुर के ससुर आ जाते हैं। वो मधु को देखते ही पागल सा हो जाते हैं। माँ, मेरी माँ तू वापस आ गई। अरे धत तेरी की, अभी एक का नाटक खत्म नहीं हुआ कि दूसरा आ गया। अरे हद है, तेरी जबान तो चलती ही जा रही है, सामने मेरी माँ बैठी है। अरे इनका चेहरा देखने को तरस गया था मैं। मेरी माँ वापस आ गई, ये देख मेरी माँ आ गई। ये नहीं कि देसी घी के लड्डू बनाए बस जबान चला रही हो।
अरे जाने ते धनकलाल, इसे तो शुरू से ही बोलने की तमीज नहीं है। मेरी तो आदत हो गई है दब दब कर रहने की। नहीं नहीं माँ, ऐसे कैसे ये सब करेगी। अच्छा मैं दुकान जा रहा हूँ, शाम को तेरी पसंदीदा गर्मा गर्म जलेबी और समोसे लेकर आऊँगा माँ। ससुर वहां से चले जाते हैं। अब बेचारी सास अपनी ही बहू के नाटक में फंसकर सारा दिन सारी रात काम करती। लेकिन कब तक? एक दिन की बात है। बेटा आनंद, मेरे तो हाथ पैर सब दर्द हो रहे हैं, मुझसे नहीं होता इस उम्र में इतना काम। हाँ माँ, तू ठीक कह रही है। वैसे भी माँ, दादी को तो मरे अभी सिर्फ 5 साल हुए हैं, फिर मधु कैसे दादी हो सकती है? अरे वही तो बेटा, मैं तो ये सोच रही थी कि कहीं दादी मधु के रूप में तो पैदा नहीं हो गई। मतलब ना, ये सारा नाटक है बेटा, लेकिन अब जल्द से ये नाटक बंद करा दे तू। ठीक है माँ, लेकिन अब मधु को मधु की जुबान में ही सिखाना होगा। दोनों माँ बेटा कुछ बात करते हैं और अगले दिन सास मधु का बड़ा सा सोने का हार गले में डालकर घूम रही होती है। मधु जैसे ही अपना हार सास के गले में देखती है, परेशान हो जाती है। अरे अरे ये क्या, ये हार तो तू अपनी बहू को दे चुकी थी। नहीं नहीं माँ जी, बिल्कुल नहीं। आप ही ने तो कहा था कि जब तक आप जिंदा है ये मैं ही रखूं। अब आप तो जिंदा ही हैं, तो ये हार मैं उसे कैसे दे सकती हूँ? अरे लेकिन तभी वहां आनंद आ जाता है। दादी दादी, मैं आपके लिए भैंस लेकर आया हूँ, बाहर खड़ी है। जरा अच्छे से नहलाकर उसके गोबर से आंगन लीप देना और गोबर के कंडे बनाकर सुखाने डाल देना। और हाँ, जरा ताज़ा ताज़ा दूध भी निकाल देना दादी। और फिर माँ बेटे हंसने लगते हैं। मधु सोच में पड़ जाती है। भैंस? नहीं नहीं, इतनी बड़ी भैंस की मैं सेवा करूं? ना बाबा बना, मैं तो बहू बनकर घर वालों की ही सेवा कर लूं, उतना ही बहुत है। माँ जी, नहीं नहीं। अरे अरे, क्या हुआ बहू, तुम वापस आ गई क्या? तुम्हें सब कुछ याद आ गया? हाँ हाँ, सब याद आ गया, पूरा पूरा याद आ गया। अब सास चैन से खाट पर बैठती है और जोर से कहती है, सब याद आ गया ना? तो चले जा, चाय लेकर आ, और वो भी मलाई मार कर।